Yes, good morning, dear students. Open page number 54. As you know that we are reading the lesson The Revolt of 1857, and we have read some topics like what are the reason for this revolution and where this revolution was occurred. And today we are going to start our topic from Jhansi. Please write down today's date on it and let's start to read. Rani Lakshmi Bai, the Queen of Jhansi, decided to join the rebels because the company refused to acknowledge her adopted son as the heir to the throne. रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की क्वीन थी, उन्होंने इस रेबल को, इस रिवॉल्ट को कब ज्वाइन किया? जब कंपनी ने उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा बनाने से इनकार कर दिया. The company had lost all its control over the kingdom by the June 1857, but it regained its control by 1858 under the leadership of Sir हेग रोज. तो इसमें बताया गया है आपको कि जो कंपनी थी पहले वो अपना ऑलमोस्ट कंट्रोल जो है वो खो चुकी थी. जून 1857 तक जितने भी एरिया हैं वहाँ पर रिवोल्ट शुरू हो गई, जिसकी वजह से कंपनी अपना जो एक कंट्रोल था उसे खो चुकी थी. बट 1858 तक ये सारा कंट्रोल कंपनी को वापस मिल गया. किसकी वजह से? उनके गवर्नर सर हेग रोज की वजह से. हैविंग फेस्ड डिफीट द रानी fled and she joined तांत्या टोपे एट कालपी. कहते कि हारने के बाद जो रानी है वो वहाँ से भाग गई और उन्होंने कालपी में जाके तांत्या टोपे की फौज को ज्वाइन कर लिया. शी वॉज किल्ड एट द सेकेंड बैटल ऑफ ग्वालियर. दूसरी बार ग्वालियर में फिर से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ी और उस बैटल में वो मारी गई. तांत्या टोपे वॉज आल्सो कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड. तांत्या टोपे को भी पकड़ लिया गया और उसे फांसी चढ़ा दिया गया. नाउ द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट. अब तक हमने बहुत सारे एरिया में रिवोल्ट के शुरू होने के रीज़न देखे थे. अब हम देखते हैं कि जो 1858 में दोबारा से कंट्रोल मिल गया था कंपनी को, तो वो रिगेन क्यों हुआ था? ये जो रिवोल्ट थी ये सप्रेस क्यों हुई, दबा क्यों दी गई? द रिवोल्ट वाज टोटली सप्रेस्ड इन 1858 under commanders like Henry Havelock, James Ottenbrem, Colin Campbell, Haig Rose एंड जोहन लॉरेंस. तो जो रिवॉल्ट थी वो बुरी तरीके से दबा दी गई इन सारे कमांडर की वजह से. इन दिल्ली आफ्टर द रेबल्स वाज डिफीटेड इन द बैटल्स एट द रेड फोर्ट, कश्मीरी गेट एंड चांदनी चौक, बहादुर शाह जफर वाज एग्जाइल्ड टू रंगून वेयर ही डाइड इन 1862. दिल्ली के कई इलाकों में जहाँ पर ये रिवोल्ट या रेबल जो थी इसे हार का सामना करना पड़ा, जैसे रेड फोर्ट के एरिया में, कश्मीरी गेट पर, चांदनी चौक पर. तो इसके बाद बहादुर शाह जफ़र को पकड़कर रंगून में जेल में डाल दिया गया, वेयर ही डाइड इन 1862. मैनी सिविलियंस वर आल्सो मैसेक्र्ड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स. और जो बहुत सारे सिविलियन थे, जो आम नागरिक थे, उनको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मार दिया गया ब्रिटिशर्स सोल्जर्स के द्वारा. एट कानपुर नाना साहिब एस्केप्ड टू नेपाल आफ्टर फेसिंग डिफीट. जो नाना साहिब थे कानपुर में हारने के बाद वो भागकर नेपाल चले गए. अवध वाज आल्सो रिकैप्चर्ड एंड द बेगम ऑफ अवध एस्केप्ड. तो जो अवध था वो दोबारा से ब्रिटेन ने अपने हाथों में ले लिया और जो अवध की बेगम थी वो बच गई थी. अदर मेजर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट हैड डाइड इन बैटल. जो बाकी के लीडर्स थे वो इस बैटल में मारे गए. द ब्रिटिश वर एबल टू रीस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी बाय 1859. 1859 तक टोटली कंट्रोल कर लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोबारा से इंडिया पर. फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. अब रीज़न क्या थे इस फेलियर के?
Historians have identified several factors which were responsible for the failure of the revolt. Some of these are: the first one, being confined only to certain regions, the revolt could not spread to regions like Bengal, Assam, Odisha, Rajasthan, parts of India and South India. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेन रीज़न क्या था कि ये जो रिवोल्ट थी पूरे इंडिया में नहीं शुरू हुई थी। बहुत सारे ऐसे एरिया थे जो अभी भी इस रिवोल्ट से बचे हुए थे, लाइक बंगाल, असम, ओडिशा, राजस्थान एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ India. And next point is, not all section of the society supported the uprising. यहाँ तक कि सोसाइटी के जो सारे लोग थे, सोसाइटी में कुछ गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मिडिल क्लास के लोग थे, तो कुछ ऐसे भी सोसाइटी के पीपल थे जिन्होंने इसे सपोर्ट ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, मैनी प्रिंसली ग्रुप्स इंक्लूडिंग द Scindias, Holkars, Patiala and the Rajput did not rise up against the company. तो ये जितने भी सिंधिया, होलकर, पटियाला या राजपूत कास्ट के लोग थे, वो इस कंपनी के अगेंस्ट नहीं थे और उन्होंने इस लड़ाई में अपना हाथ नहीं बढ़ाया। रेदर दे रिमेन्ड लॉयल, वो कंपनी के वफादार ही बने रहे। Moreover, the rebels did not get the support of the intellectual. इसके अलावा इस रिवोल्ट को जो पढ़े लिखे लोग थे सोसाइटी के, उनका साथ भी नहीं मिला। The rebels also lacked a unifying ideology. Moreover, they were poorly organized and didn't have any place to replace the British institution of the government. तो इसके अलावा जो रेबल्स थी उसकी एक यूनिफाई आइडियोलॉजी नहीं थी, यानी कहने का मतलब कोई एक पर्पज़ के लिए नहीं लड़ रहा था, सबके लड़ने का अपना अपना मुद्दा अलग था। फार्मर थे वो अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे थे, जो मिलिट्री के लोग थे वो अपने फ़ायदे के लिए लड़ रहे थे, जो लोकल पीपल उसके अंदर ऐड हुए थे वो अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं थी, सबकी कोई एक बात नहीं थी, एक डिमांड नहीं थी। The rebels also didn't have a strong leadership to fall back on. और जब तक किसी का यूनिफाइंग आइडिया नहीं था इसके पीछे, तो इसका कोई मेन लीडर भी सामने नहीं आया। Even though there were dynamic and brave personalities such as Rani Lakshmibai, Nana Sahib, Bhagat Khan and so on, they didn't have an experienced leader for prolonged contest. Moreover, Bahadur Shah Zafar was an uninspiring and reluctant leader. तो जो लोग इसमें शामिल थे, हालांकि वो बहुत ही ब्रेव पर्सनैलिटीज़ थी, लेकिन उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस लीडर नहीं था जो आगे के कंटेस्ट के लिए उनको बताता, मतलब कि आगे के लिए सोच रखा होता कि आगे हमने क्या स्टेप उठाना है। और जो बहादुर शाह जफ़र थे वो भी एक अच्छे और ब्रेव लीडर नहीं कह सकते हम, वो भी एक हारे हुए बादशाह थे और इसीलिए उनको कोई अच्छा लीडर ही नहीं बन पाया। द रेबल्स आल्सो डिडंट हैव मॉडर्न weapons and technology and had to fight the guns and cannons of the British with available weapons which were mostly swords, spikes and spears. तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बहुत अच्छी गन्स थी, कैनन्स थे, कुछ तोप्स वगैरह थी, बट जो हमारे इंडियंस थे उनके पास कोई बहुत अच्छे जो वीपन्स थे वो नहीं थे, वो मोस्टली स्वॉर्ड, स्पाइक्स, स्पीयर्स, इन सब चीज़ों से ही लड़ रहे थे। द लैक ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज अनदर रीज़न फॉर दिस डिफीट। यहाँ तक कि कम्युनिकेशन के लिए कोई अच्छा सिस्टम भी नहीं था, कोई फ़ोन वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी इनके पास ताकि ये एक दूसरे तक जल्दी खबरें पहुँचा सकते। तो इन सब कमियों की वजह से जो रेबल थी वो फेल हो गई। नेमिंग ऑफ द रिवोल्ट अ डिबेट। मैनी ब्रिटिश writer who wrote in the aftermath of 1857 called it a sepoy mutiny, which resulted because of the introduction of the
एनफील्ड राइफल। तो बहुत सारे ब्रिटिश राइटर्स ने इस क्रांति के बाद, इस रिवोल्ट के बाद इसे सिर्फ एक सिपाहियों का विद्रोह लिख के नाम दे दिया, और इसका रिज़ल्ट उन्होंने बोला कि अगर अनफील्ड राइफ़ल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो सिर्फ उसकी वजह से इतना झगड़ा बढ़ गया। दिस वाज कंटेस्टेड बाय मैनी इंडियन नेशनलिस्ट राइटर who feel that the appropriate name for the revolt should be the first war of Indian independence। यहाँ तक कि जो इंडियन नेशनलिस्ट राइटर्स थे उनके बीच में भी एक कंटेस्टेड था, मतलब अभी तक वो पूरी तरह से जज नहीं कर पाए थे कि क्या वाकई इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस देना चाहिए या नहीं। अकॉर्डिंग टू दैम इट वाज द फर्स्ट वाइड स्प्रेड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता था कि ये ब्रिटिश के खिलाफ सबसे बड़ी एक अपराइजिंग थी, सबसे बड़ी क्रांति थी। हाउएवर देयर आर मैनी अदर स्कॉलर्स हु फील दैट द रेबल्स डिडंट फाइट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। और कुछ स्कॉलर्स ने ये फील किया कि एक्चुअल में ये रेबल जो थी वो देश की आज़ादी के लिए तो लड़ी ही नहीं गई थी, सिर्फ अपने मुद्दों के लिए लड़ी गई थी। मोरोवर द नोशन ऑफ इंडिया बीइंग अ नेशन वाज एब्सेंट एट दैट टाइम। तो इंडिया को एक इंडिया के नेशन के रूप में बनाने का तो किसी ने नारा ही नहीं दिया, नोशन ही नहीं दिया। द लॉयल्टी ऑफ द सिपॉइज ले विद द प्रोविंशियल किंगडम दैट दे बिलोंग्ड। और वैसे भी जो सिपाही अपने किंगडम के प्रति वफादार रहे, हर एक सिपाही जो था वो सिर्फ अपने राजा के लिए लड़ रहा था, अपने देश के लिए नहीं लड़ रहा था। तो ये भी कुछ ऐसे रीज़न थे जो कि इस रिवोल्ट को नाम देने के लिए किए गए थे। इज़ दैट क्लियर?